यूपीएससी की तैयारी में मध्यकालीन भारत क्यों? ये सवाल अक्सर सुनाई देता है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग पूछते हैं। और खासकर दिल्ली सल्तनत, जिसे कई बार सिर्फ युद्धों और सुल्तानों के नाम बदलने की कहानी समझ लिया जाता है। सही कहा, एक के बाद एक वंश, लड़ाइयाँ, बस इतना ही याद रखते हैं। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली सल्तनत सिर्फ तलवार और तख्त की कहानी नहीं, ये उस विशाल प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक इमारत की नींव है जिस पर आगे चलकर मुगल साम्राज्य और कहीं ना कहीं आज का भारत भी खड़ा है। बिल्कुल, इसे समझना मतलब भारत के डीएनए को समझना है एक तरह से। तो आज हम इसी नींव की गहराई में उतरेंगे, परत दर परत। हमारा गाइड है अध्याय 8, दिल्ली सल्तनत के तहत सरकार और आर्थिक और सामाजिक जीवन। हाँ, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मिशन है इस चैप्टर को पूरी तरह डिकोड करना, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से। तैयार है? बिल्कुल तैयार। और ये समझना वाकई जरूरी है। सोचिए, 12वीं सदी के अंत में तुर्क शासन स्थापित होता है। हाँ, वो एक ऐसा केंद्रीकृत राज्य बनाते हैं जो दक्षिण में मदुरै तक पहुंच जाता है। मदुरै तक। बाप रे, इतना बड़ा। हाँ, फिर 15वीं सदी की शुरुआत में ये बिखरता है। इस पूरे उतार चढ़ाव ने भारत के शासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उसका असर हमें मुगल काल तक साफ दिखाई देता है। तो आज की चर्चा से श्रोताओं को क्या मिलेगा? देखिए, इस सत्र से सल्तनत की प्रशासनिक मशीनरी, केंद्र से लेकर गांव तक, उनकी अर्थव्यवस्था, खेती, व्यापार, शहर और समाज, वर्ग, जाति, रीति रिवाज, यहाँ तक कि राज्य का चरित्र और धार्मिक माहौल, इन सब की एक कॉम्प्रहेंसिव, एक मुकम्मल तस्वीर मिलेगी। मतलब यूपीएससी जीएस पेपर 1 के लिए एकदम सटीक। बिल्कुल, ये उसके लिए बेहद क्रूशियल है, एक मजबूत आधार बनेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सत्ता के शिखर से सुल्तान। सुनने में आता है कि सुल्तान खुद को बगदाद के अब्बासिद खलीफा का लेफ्टिनेंट या नायब कहते थे। हाँ, ये बात आती है। शुक्रवार की नमाज में खुतबा पढ़ा जाता था, उसमें खलीफा का नाम आता था। इसका क्या मतलब था? क्या सुल्तान वाकई किसी के अधीन थे? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली, खलीफा को पूरे इस्लामी जगत का प्रमुख माना जाता था। अच्छा। तो सुल्तान खलीफा से अपने पद की स्वीकृति, जिसे मंशूर कहते थे, वो प्राप्त करके और खुतबे में उनका नाम शामिल करके अपने शासन को एक इस्लामी वैधता, एक लेजिटिमेसी प्रदान करते थे। यानी एक तरह की धार्मिक मोहर। हाँ बिल्कुल। ये खासकर मुस्लिम आबादी और उलेमा, मतलब धार्मिक विद्वानों के बीच उनकी स्थिति मजबूत करता था। लेकिन हकीकत में बगदाद के खलीफा का दिल्ली के सुल्तानों पर कोई वास्तविक राजनीतिक या सैन्य नियंत्रण नहीं था। जीरो। अच्छा, तो ये सिर्फ नाम का था। ज्यादातर एक नैतिक या प्रतीकात्मक स्वीकृति थी, सिंबॉलिक। असली शक्ति, द रियल पावर, वो पूरी तरह सुल्तान के हाथ में केंद्रित थी। यानी सुल्तान ही सब कुछ थे, सुप्रीम अथॉरिटी। हाँ बिल्कुल, सुल्तान सर्वोच्च राजनैतिक, सैन्य और कानूनी पदाधिकारी थे। राज्य की सुरक्षा, बाहरी आक्रमणों से रक्षा, अंदर के विद्रोहों को दबाना, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। सेना के मुखिया भी वही? हाँ, सेना के कमांडर इन चीफ। कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय सुनिश्चित करना, ये भी उनका एक काम था। वो न्यायाधीशों, मतलब काजियों की नियुक्ति करते थे। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी अपील की अदालत, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, वो खुद थे। और मध्यकाल में न्याय प्रदान करना किसी भी शासक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक माना जाता था, बहुत जरूरी। न्याय की बात आई तो क्या सुल्तानों के न्याय में कोई फर्क था? कुछ उदाहरण है? क्या सब एक जैसे थे? उदाहरण बिल्कुल हैं, और वो दिखाते हैं कि न्याय कितना सख्त हो सकता था। जैसे बलबन। हाँ, बलबन का नाम तो सुना है। अब अपने कठोर और निरंकुश न्याय के लिए जाने जाते थे, ताकि अमीरों पर उनका खौफ बना रहे, डर। अच्छा, डर पैदा करने के लिए। और मोहम्मद बिन तुगलक का उदाहरण तो और भी रिमार्केबल है। उनका क्या था? उन्होंने न्याय के मामले में किसी को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि उलेमा को भी। क्या बात करें, धार्मिक वर्ग को भी? हाँ, जिन्हें पहले कठोर दंड से छूट मिली हुई थी। अगर कोई आलिम भी गलत पाया जाता तो उसे सजा मिलती थी। ये दिखाता है कि कम से कम सैद्धांतिक तौर पर सुल्तान कानून से ऊपर किसी को नहीं मानते थे, या कम से कम ऐसा दिखाना चाहते थे। ये तो बड़ी बात है। लेकिन एक पेंच तो था, उत्तराधिकार यानी सक्सेशन। सुल्तान के बाद कौन? क्या कोई फिक्स्ड रूल था, जैसे राजा का बेटा राजा? यही तो सल्तनत की एक बड़ी कमजोरी और अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी का कारण था।
मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट और सर्वमान्य कानून नहीं था, कोई क्लियर रूल नहीं। तो फिर कैसे तय होता था? थियोरेटिकली इस्लामी सिद्धांत कहता था कि शासक के बेटों में से किसी को भी चुना जा सकता है, योग्यता के आधार पर, मेरिट पर। अच्छा, बेटों में से कोई भी? हाँ, लेकिन ज्येष्ठाधिकार का नियम, प्राइमोजेनिचर, यानी सबसे बड़े बेटे का ही हक, हाँ हाँ। वो ना तो मुसलमानों में और ना ही हिंदुओं में पूरी तरह से स्थापित था। व्यवहार में क्या होता था? क्या होता था? कई बार सुल्तान किसी को नामांकित, नॉमिनेट कर देते थे, जैसे इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को नामांकित किया। अरे हाँ, रजिया सुल्तान, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी बात, लेकिन नामांकन के बावजूद अक्सर तलवार ही फैसला करती थी। तलवार मतलब जिसके पास सैन्य ताकत वही सुल्तान, मिलिट्री पावर। एग्जैक्टली। वैधता, लेजिटिमेसी का विचार अपनी जगह था, पर अक्सर एक सफल और ताकतवर सैन्य नेता तख्ता पलट, कू करके गद्दी पर कब्जा कर लेता था। ऐसा अक्सर होता था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसा बार बार हुआ। हालांकि एक और फैक्टर था जनमत का डर। जनमत का डर, आम लोगों का, या कहें दिल्ली के प्रभावशाली लोगों और आम जनता की प्रतिक्रिया का डर। इसका एक क्लासिक उदाहरण है खिलजी वंश का। बताइए। डर था। हाँ। उन्हें डर था कि लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, बलवन का खौफ था ना। इसलिए उन्होंने दिल्ली के पास ही सीरी नाम का एक नया शहर बसाया और वहीं से शासन चलाया। अच्छा, सीरी फोर्ट वाला इलाका। हाँ, वही। तो ताकत जरूरी थी, पर जन स्वीकृति को पूरी तरह अनदेखा भी नहीं किया जा सकता था। ये तो हुई सुल्तान की बात। अब आते हैं उनकी मदद करने वाली टीम पर। केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या सुल्तान अकेले ही सब संभालते थे या मंत्री भी थे? नहीं, अकेले कैसे संभालते? सुल्तान की सहायता के लिए कई मंत्री होते थे। ये अक्सर उलेमा वर्ग से नहीं, बल्कि ज्यादातर सैन्य या प्रशासनिक अनुभव वाले अमीरों, नोबल्स में से चुने जाते थे। और ये मंत्री कब तक रहते थे पद पर? सुल्तान की मर्जी तक, जब तक सुल्तान चाहे। समय के साथ मंत्रियों की संख्या, उनकी शक्तियां, उनके काम, ये सब बदलते रहे। कोई एक फिक्स्ड सिस्टम नहीं था शुरू में। धीरे धीरे बना। 13वीं सदी के अंत तक, यानी बलबन और खिलजी के समय तक, एक मोटा मोटी स्थापित व्यवस्था बन गई थी। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? प्रधानमंत्री जैसा कोई? हाँ, सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था वजीर। वजीर। शुरुआती दौर में वजीर मुख्य रूप से सैन्य नेता ही होते थे, मिलिट्री लीडर। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर जैसा नहीं? शुरू में नहीं। हाँ। लेकिन 14वीं सदी आते आते, खासकर तुगलक काल में, वजीर राजस्व मामलों, रेवेन्यू अफेयर्स के विशेषज्ञ माने जाने लगे, फाइनेंस वाले। तो उनका काम क्या था? वो आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जुड़े एक बड़े विभाग के मुखिया होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व विभाग के संगठन पर बहुत ध्यान दिया। हाँ, वो तो थे ही बड़े प्रयोगधर्मी। बिल्कुल। उनके वजीर ख्वाजा जहां इतने काबिल और भरोसेमंद थे कि जब सुल्तान राजधानी से बाहर होते तो उन्हें राजधानी का प्रभारी बनाकर छोड़ा जाता था, एक्टिंग हेड समझ लीजिए। और खर्चों पर नियंत्रण कैसे रखते थे? खर्चों की जांच के लिए एक अलग महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल, और एक लेखाकार, अकाउंटेंट भी होते थे, फाइनेंशियल कंट्रोल रखने के लिए। फिरोज तुगलक के वजीर का भी जिक्र आता है, खाने जहां। बिल्कुल। फिरोज तुगलक के वजीर खाने जहां, ये पहले एक तेलंगाना के ब्राह्मण थे, बाद में इस्लाम कबूल करके वजीर बने। पहले वो नायब वजीर थे। अच्छा। उन्होंने करीब 18 साल तक राजस्व विभाग पर पूरा अधिकार रखा। 18 साल। ये सल्तनत काल में वजीर के प्रभाव का चरम बिंदु, द हाई पॉइंट माना जाता है। और उनके बाद? उनके बेटे खाने जहां सेकंड ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया, और फिरोज की मृत्यु के बाद तो राजा बनने की कोशिश भी की, हालांकि असफल रहे। बाद में मुगलों के अधीन वजीर का महत्व फिर से बढ़ा, अकबर के समय में जैसे। ठीक है, वजीर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा था? रक्षा मंत्रालय जैसा कुछ, डिफेंस मिनिस्ट्री? एग्जैक्टली। वजीर के बाद सबसे महत्वपूर्ण विभाग था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज या आरिस का विभाग, यानी सैन्य विभाग, मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसका प्रमुख कहलाता था आरिज़ मामलिक। आरिज़ मामलिक, ये सेना का मुखिया होता था? नहीं, ये बात ध्यान रखने वाली है। आरिस सेना का कमांडर इन चीफ नहीं होता था। तो कौन होता था? कमांडर इन चीफ हमेशा सुल्तान खुद होता था। ऑलवेज द सुल्तान। अच्छा। तो आरिस का काम क्या था? आरिस की जिम्मेदारियां थी सेना की भर्ती करना, रिक्रूटमेंट, उन्हें हथियारों और घोड़ों से लैस करना, इक्विपमेंट, और सबसे जरूरी उनका वेतन देना, पेमेंट। ये विभाग हमेशा से था? ये पद पहले से मौजूद था, सेल्जुकीदों वगैरह के यहाँ, लेकिन भारत में इसे एक अलग और महत्वपूर्ण विभाग के रूप में स्थापित करने का श्रेय बलबन को जाता है। बलबन ने इसे सिस्टमैटिक बनाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग पर खास ध्यान दिया है ना, वो घोड़ों की ब्रांडिंग वगैरह। बिल्कुल सही। अलाउद्दीन खिलजी, वो अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दीवाने अर्ज को बहुत महत्व दिया। क्यों?
क्योंकि उन्हें एक बड़ी और कुशल सेना चाहिए थी। तो उन्होंने क्या सुधार किए? उन्होंने सेना में धोखाधड़ी, फ्रॉड रोकने के लिए 2 महत्वपूर्ण सुधार किए। पहला, घोड़ों को दागने की प्रथा, दाग। दाग मतलब निशान लगाना। हाँ, घोड़ों पर एक शाही निशान लगाया जाता था ताकि अमीरों द्वारा घटिया घोड़े दिखाकर अच्छे घोड़ों का वेतन ना लिया जा सके। चालाकी रोकनी थी। अच्छा, और दूसरा? दूसरा, सैनिकों का विस्तृत हुलिया दर्ज करना। हुलिया या चेहरा मतलब सैनिक कैसा दिखता है, उसका पूरा विवरण, डिस्क्रिप्टिव रोल। ये क्यों? ताकि फर्जी सैनिक ना भर्ती किए जा सकें, कोई और किसी और की जगह पर हाजिर ना हो जाए। समझ गई। और सेना के बारे में? अलाउद्दीन ने एक बड़ी स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी भी रखी, और वो पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन, कैश सैलरी देना शुरू किया। नकद? पहले क्या मिलता था? पहले सैनिकों को अक्सर जागीरें दे दी जाती थी, जिन्हें इक्ता कहते थे, जमीन का टुकड़ा जिससे वो अपना गुजारा करते थे। अलाउद्दीन ने ये बंद कर दिया। संभवतः सैनिकों के लिए इसे संशोधित या समाप्त किया। नकद वेतन देना शुरू किया। कितना? एक सैनिक को 238 टंका सालाना। 238 टंका? और अगर वो 2 घोड़े रखता था तो 78 टंका और मिलते थे। अच्छा, 2 घोड़े रखने वाले को ज्यादा? हाँ, क्योंकि वो ज्यादा उपयोगी होता था। सेना में किस तरह के सैनिक होते थे? सिर्फ तुर्क और अफगान? नहीं, घुड़सवार सेना, कैवलरी में तुर्क और अफगान प्रमुख थे, क्योंकि वो मध्य एशिया से युद्ध की बेहतरीन तकनीकें लेकर आए थे। घोड़े पालने में माहिर थे। लेकिन सिर्फ वही नहीं थे। बिल्कुल नहीं। गजनवी काल से ही हिंदू घुड़सवार सेना और पैदल सेना, इन्फेंट्री, दोनों में भर्ती होते थे, और ये सिलसिला सल्तनत काल में भी जारी रहा। और हाथियों का इस्तेमाल होता था? हाँ, तुर्कों ने बड़ी संख्या में हाथियों, एलिफेंट्स का भी इस्तेमाल युद्ध के लिए किया, भारतीय राजाओं की तरह। और सेना के साथ सैपर और खनिकों, सैपर्स एंड माइनर्स की एक टुकड़ी भी होती थी। उनका क्या काम था? मार्च के दौरान रास्ते साफ करना, किलेबंदी तोड़ना, बाधाएं हटाना, इंजीनियरिंग कॉर्प्स जैसा समझ लीजिए। ठीक है। सैन्य और वित्त के अलावा और कौन से मुख्य विभाग थे, जैसे विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय आज होते हैं? देखिए, उस समय के विभाग आज के मंत्रालयों से थोड़े अलग थे। उनकी जिम्मेदारियां बटी हुई थीं। 2 और महत्वपूर्ण विभाग थे, दीवाने रिसालत और दीवाने इंशा। दीवाने रिसालत, ये क्या था? इसका संबंध धार्मिक मामलों, रिलीजियस अफेयर्स, पवित्र संस्थानों जैसे दरगाहें और विद्वानों व धर्मनिष्ठ लोगों को दिए जाने वाले वजीफों, स्टाइपेंड्स से था। तो इसका प्रमुख कौन होता था? इसका प्रमुख होता था मुख्य सद्र, चीफ सद्र, जो आमतौर पर मुख्य काजी, चीफ काजी भी होता था। अच्छा, एक ही व्यक्ति 2 पद संभालता था? हाँ, अक्सर। मुख्य काजी न्याय विभाग, जुडिशियल डिपार्टमेंट का प्रमुख था। अलग अलग जगहों पर न्याय करने के लिए काजी नियुक्त किए जाते थे, जो इस्लामी कानून, शरिया के आधार पर फैसले देते थे। और हिंदुओं के मामले, उनके लिए क्या व्यवस्था थी? हिंदुओं के व्यक्तिगत मामले, पर्सनल लॉज, जैसे विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति, ये सब उनके अपने कानूनों के अनुसार तय होते थे। और इन्हें लागू कौन करता था? गांवों में पंचायतें और शहरों में विभिन्न जातियों के नेता। सरकार इसमें ज्यादा दखल नहीं देती थी। और आपराधिक कानून, क्राइम के मामले? आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ, सुल्तानों द्वारा बनाए गए नियमों, जवाबित पर आधारित होता था। ये नियम सभी पर लागू होते थे, हिंदू और मुसलमान दोनों पर। ठीक है। और वो दूसरा विभाग, दीवाने इंशा? दीवाने इंशा, ये राजकीय पत्राचार, स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस का विभाग था। मतलब चिट्ठी पत्री वाला विभाग? हाँ, बिल्कुल। सुल्तान के फरमान जारी करना, दूसरे शासकों के साथ पत्र व्यवहार, सरकारी रिकॉर्ड रखना, ये सब इसी विभाग के जरिए होता था। एक तरह से सेक्रेटेरिएट। खुफिया विभाग भी था, स्पाइज, जासूस? हाँ, बिल्कुल। सल्तनत की स्थिरता के लिए यह बहुत जरूरी था। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में बरीद नाम के खुफिया एजेंट या समाचार लेखक नियुक्त किए जाते थे। बरीद? हाँ, बरीद ये सुल्तान को हर महत्वपूर्ण घटना की जानकारी देते थे। क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई साजिश तो नहीं हो रही। इनका मुखिया कौन होता था? केरो वही अमीर जिस पर सुल्तान का पूरा भरोसा होता था, उसे मुख्य बरीद बनाया जाता था। ये सुल्तान की आंख और कान की तरह काम करते थे। बहुत महत्वपूर्ण पद था। एक और विभाग का जिक्र है, वकील एदार। ये क्या था? वकीलदार ये एक तरह से शाही महल और सुल्तान के व्यक्तिगत मामलों का प्रबंधक था, रॉयल हाउस होल्ड मैनेजर। तो क्या क्या काम देखता था ये? सुल्तान के आराम का ख्याल रखना, शाही घराने की ज़रूरतें पूरी करना, इन सब का ध्यान रखना उसका काम था। इसके अलावा वो शाही कारखानों, रॉयल वर्कशॉप्स की देखरेख भी करता था। कारखाने ये क्या बनाते थे? ये कारखाने बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ न सिर्फ सामान जमा होता था,
बल्कि सुल्तान और शाही घराने के लिए जरूरी चीजें जैसे कपड़े, हथियार, फर्नीचर, जेवर सब बनाए भी जाते थे। अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट्स थी ये। हाँ, और इन कारखानों में बड़ी संख्या में गुलाम, स्लेव्स काम करते थे। वकीलेदार का एक और काम दरबार में शिष्टाचार, डेकोरम बनाए रखना था। शिष्टाचार मतलब कौन कहाँ बैठेगा, कैसे पेश आएगा। समारोहों के दौरान अमीरों को उनके पद, रैंक के अनुसार सही जगह पर बैठाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। प्रोटोकॉल ऑफिसर जैसा। और फिरोज तुगलक ने एक और विभाग बनाया था। हाँ, बाद में फिरोज तुगलक ने लोक निर्माण, पब्लिक वर्क्स का एक अलग विभाग भी स्थापित किया, जिसने नहरें और कई सार्वजनिक इमारतें बनवाई। पीडब्ल्यूडी जैसा। अच्छा, ये तो हुई केंद्र की बात, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ दिल्ली से तो नहीं चलाया जा सकता था। स्थानीय स्तर पर प्रशासन कैसे होता था? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो इक्ता सिस्टम क्या था, जिसके बारे में हमने पहले भी सुना। बहुत सही सवाल, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही तुर्कों ने भारत के इलाकों को जीतना शुरू किया, उन्होंने जीते हुए प्रदेश को कई प्रशासनिक और राजस्व इकाइयों में बांटा, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इक्ता, IQTA कहा जाता था। मुक्ति अवली। हाँ, मोहम्मद तुगलक के समय पूरे साम्राज्य में ऐसे 24 प्रांत या इक्ता थे जो दक्षिण में माबर यानी तमिलनाडु का हिस्सा तक फैले हुए थे। 24। तो ये मुक्ति या वली क्या गवर्नर जैसे होते थे? इनके काम क्या थे? हाँ, आप उन्हें उस समय के गवर्नर समझ सकते हैं। शुरुआती दौर में जब सल्तनत नई नई स्थापित हुई थी, ये मुक्ति काफी हद तक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट थे। क्या मतलब, क्या करते थे वो? उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अपने इक्ता में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेंगे और सरकार के हिस्से का भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू वसूल करेंगे। और जो पैसा आता था उसका क्या करते थे? जो पैसा इकट्ठा होता था उसमें से वो अपना वेतन, अपनी सेना के रखरखाव का खर्च निकाल लेते थे। अपनी सेना भी रखते थे? हाँ, उन्हें सेना रखनी पड़ती थी कानून व्यवस्था बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर सुल्तान की मदद करने के लिए। तो अपना और सेना का खर्चा निकालकर जो बचता था, जिसे फवाजिल कहते थे। फवाजिल? हाँ, सरप्लस रेवेन्यू, उसे केंद्र सरकार यानी सुल्तान के खजाने में भेज देते थे। लेकिन क्या केंद्र सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं था? ये तो अपनी मनमानी भी कर सकते थे, हिसाब में गड़बड़ कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे और करते भी थे। इसीलिए जैसे जैसे केंद्रीय सरकार मजबूत हुई और उसे प्रशासन का अनुभव हुआ, उसने इन मुक्तियों को ज्यादा सख्ती से नियंत्रित करने की कोशिश की। कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की। कैसे? क्या किया केंद्र ने? केंद्र ने ये जानने की कोशिश की कि एक इक्ता से वास्तव में कितनी आय, एक्चुअल इनकम होती है। असेसमेंट किया। फिर मुक्ति और उसकी सेना का वेतन नगद में तय करने की कोशिश की, फिक्स्ड सैलरी। अच्छा, ताकि हिसाब साफ रहे। हाँ, अब मुक्तियों को अपने सारे खर्चे निकालने के बाद बची हुई पूरी रकम फवाजिल केंद्र को जमा करानी होती थी, नो होल्डिंग बैक। और हिसाब की जांच, ऑडिटिंग। हाँ, उनके खातों की जांच, ऑडिटिंग होने लगी, जो कई सालों बाद होती थी और अक्सर बहुत कठोर होती थी। इसमें मुक्तियों को यातनाएं देना, टॉर्चर और जेल में डालना भी शामिल था अगर हिसाब में गड़बड़ी पाई जाती। बाप रे, इतना सख्त? हाँ, इस कठोरता को सल्तनत के अंत की ओर फिरोज तुगलक ने कुछ कम किया। उसने नियम थोड़े नरम किए। ठीक है, प्रांतों के नीचे भी कोई प्रशासनिक इकाई थी? हाँ, जैसे आज जिले या तहसील होते हैं, प्रोविंसेस के नीचे। हाँ, प्रांतों को आगे शिकों में बांटा गया था। शिक्स। शिक। हाँ, शिक और शिकों को परगना में बांटा गया था। परगनाज। शिक और परगना। हाँ, हालांकि इन इकाइयों के प्रशासन के बारे में हमें बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। हमें ये बताया गया है कि गांवों को 100 या 84 गांवों की इकाइयों में समूहाकृत ग्रुप्ड किया गया था, जिसे पारंपरिक रूप से 84 कहा जाता था। 84 गांवों का समूह। हाँ, संभवतः यही परगना का आधार रहा होगा। परगना का प्रमुख अधिकारी आमिल, एमिल कहलाता था। आमिल। और गांव के स्तर पर, सबसे छोटे स्तर पर प्रशासन कौन देखता था? ग्रास रूट्स लेवल। गांव के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे खुद। ये जमींदार होते थे और मुकद्दम जो गांव का मुखिया होता था। खुद और मुकद्दम ये हिंदू होते थे या मुसलमान? ज्यादातर हिंदू ही होते थे जो पहले से चले आ रहे थे। इनके अलावा गांव के लेखाकार यानी पटवारी का भी जिक्र मिलता है। पटवारी तो आज भी होते हैं। हाँ, वही जो जमीन और लगान का हिसाब रखता था। हमें ठीक नहीं पता कि गांव का प्रशासन कैसे चलता था, पर लगता है कि जब तक गांव अपना भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू समय पर चुकाता रहता था, तब तक उसके आंतरिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता था।
विलेज ऑटोनॉमी थी कुछ हद तक। राजस्व प्रशासन में क्या शुरू से ही बड़े बदलाव किए गए थे या पुराने सिस्टम को ही जारी रखा? नहीं, शुरुआती दौर में प्रशासन, खासकर राजस्व प्रशासन के कामकाज में शायद ही कोई बदलाव किया गया। भू राजस्व पहले की तरह ही कमोबेश उन्हीं लोगों जैसे स्थानीय हिंदू मुखिया, चौधरी, खुद, मुकद्दम द्वारा वसूला जाता रहा। तो तुर्कों ने शुरू में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। और ये शायद एक बड़ा कारण था कि तुर्क ग्रामीण इलाकों में अपनी सत्ता अपेक्षाकृत आसानी से स्थापित कर पाए। हाँ। उन्होंने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। जो बड़े बदलावों का जिक्र हम सुनते हैं, हाँ। वो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी के समय से शुरू हुए। और जैसा हमने पहले कहा, इन बदलावों, खासकर राजस्व मांगों को बढ़ाने के कारण संघर्ष और किसान विद्रोह भी हुए। ठीक है, ये तो हुई शासन और प्रशासन की बात। अब जरा सल्तनत काल के आम लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ कैसा था? क्या हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है? दुर्भाग्य से, जैसा मैंने पहले कहा, उस काल के इतिहासकारों की रुचि आम लोगों के जीवन से ज्यादा दरबारी घटनाओं, सुल्तानों और अमीरों के किस्सों में थी। रॉयल कोर्ट पर फोकस था। तो आम लोगों के बारे में कम लिखा गया। हाँ, बहुत कम। इसलिए आम जनता की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। हालांकि वो कभी-कभी जरूरी चीजों की कीमतें, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज बता देते हैं, जिससे हमें कुछ अंदाजा लगता है कि महंगाई थी या सस्ताई। लेकिन कुछ यात्रियों के विवरण भी तो हैं, जैसे इब्न बतूता आपने बताया था। हाँ, इब्न बतूता का विवरण इस मामले में सोने जैसा है। वो मोरक्को, टैंजियर, नॉर्थ अफ्रीका के रहने वाले थे। 14वीं शताब्दी में भारत आए और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में लगभग 8 साल तक रहे। 8 साल, काफी लंबा समय। हाँ, और उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और यहाँ के उत्पादों, सड़कों की हालत और लोगों के जीवन का बहुत ही रोचक वर्णन छोड़ा है। उनकी किताब रिहला बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। उनके अलावा भी कुछ और यात्रियों के विवरण हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। तो कृषि के बारे में क्या पता चलता है? एग्रीकल्चर, क्या फसलें उगाई जाती थीं? यात्रियों ने जिन खाद्यान्नों, फूड ग्रेन्स, फसलों, फलों और फूलों का जिक्र किया है, वो ज्यादातर वही हैं जिन्हें हम आज भी जानते हैं। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं। जैसे पूर्वी और दक्षिणी भारत में चावल और गन्ना, शुगरकेन उगाए जाते थे, जबकि उत्तर भारत में गेहूं, तिलहन, ऑयल सीड्स आदि प्रमुख थे। और जमीन कैसी थी? उपजाऊ थी? इब्न बतूता तो यहाँ तक कहते हैं कि मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि साल में 2 फसलें आराम से होती थी, और कुछ जगहों पर तो साल में 3 बार फसल बोई जाती थी। 3 क्रॉप्स अ ईयर। कमाल है। तिल, सेसमी, नील, इंडिगो और कपास, कॉटन भी उगाए जाते थे। नील और कपास तो निर्यात भी होते थे। और इन फसलों से जुड़े उद्योग? हाँ, इन्हीं फसलों ने कई ग्रामोद्योगों, विलेज इंडस्ट्रीज का आधार तैयार किया, जैसे तेल पेरना, ऑयल प्रेसिंग, गुड़ बनाना, जैगरी मेकिंग, कपड़ा बुनना, वीविंग और कपड़े की रंगाई, डाइंग वगैरह। ये सब गांव में होता था। किसानों की हालत कैसी थी? पेजेंट्स, क्या सभी किसान खुशहाल थे जैसा कि जमीन उपजाऊ थी? नहीं, खुशहाल तो बिल्कुल नहीं थे। जमीन उपजाऊ होने का मतलब ये नहीं कि किसान भी खुशहाल हों। पहले की तरह ही किसान आबादी का भारी बहुमत, वास्ट मेजॉरिटी थे, और ज्यादातर न्यूनतम निर्वाह स्तर, मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल पर ही जी रहे थे। बस गुजारा हो पाता था। और मुश्किलें? उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में बार बार पड़ने वाले अकालों, फैमिन्स और युद्धों की कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती थी। युद्ध होते थे तो फसलें बर्बाद हो जाती थी। लेकिन क्या सभी किसान एक जैसे थे या उनमें भी कोई वर्ग भेद था? अमीर गरीब किसान, गांव के कारीगर, आर्टिजन्स और बटाईदार, शेयर क्रॉपर्स भी थे। इनके अलावा एक ज्यादा समृद्ध वर्ग, मोर प्रॉस्परस सेक्शन भी था, जिनके पास अपनी जमीनें थी। इन्हें गांव का मूल निवासी माना जाता था। और गांव पर दबदबा किसका था? गांव पर प्रभुत्व डोमिनेटेड था गांव के मुखियाओं, मुकद्दम और छोटे जमींदारों, खुतों का। ये लोग निश्चित रूप से बेहतर जीवन स्तर, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का आनंद लेते थे। इनके पास क्या खास था? अपनी जमीनों के अलावा उनके पास ऐसी जमीनें भी होती थी जिन पर उन्हें रियायती दरों पर लगान देना होता था, कंसेशनल रेट्स। इन्हें खुदुकाश्त जमीनें भी कहते थे शायद। अच्छा, टैक्स में छूट? हाँ, और कभी कभी वो अपने पदों का दुरुपयोग करके गरीब किसानों पर लगान का अपना हिस्सा चुकाने के लिए दबाव भी डालते थे। एक्सप्लॉयटेशन भी था। अच्छा, ये खुद और मुकद्दम इतने अमीर थे? हाँ, ये लोग इतने समृद्ध थे कि महंगे अरबी और इराकी घोड़ों की सवारी कर सकें, बढ़िया कपड़े पहन सकें और उच्च वर्गों, अपर क्लासेस के सदस्यों की तरह व्यवहार कर सकें।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की थी। हाँ, जैसा हमने पहले देखा, अलाउद्दीन खिलजी ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी और इनके कई विशेषाधिकारों प्रिविलेजेस पर अंकुश लगा दिया था। उनकी ताकत कम करने की कोशिश की थी। क्या वो कामयाब हुआ? कुछ हद तक। फिर भी वे साधारण किसानों की तुलना में बेहतर जीवन जीते रहे और ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद वो अपने पुराने तौर तरीके फिर से अपनाने में काफी हद तक कामयाब हो गए। पावर स्ट्रक्चर जल्दी बदलता नहीं है। इनके अलावा और कौन सा वर्ग था जो बेहतर स्थिति में था किसानों से ऊपर? एक और वर्ग था, हिंदू राय, रईस या स्वायत्त राजाओं, ऑटोनॉमस राजाज का। राय मतलब राजा? हाँ, छोटे राजा या बड़े जमींदार। इनमें से कई राजा दिल्ली के सुल्तानों के सीधे नियंत्रण वाले इलाकों में भी अपनी पुरानी स्थिति काफी हद तक बनाए रखने में कामयाब रहे। पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे वो। तो सुल्तान के दरबार में भी जाते थे? हाँ, बलबन के दरबार में उनके आने जाने के कई संदर्भ मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये हिंदू राय शक्तिशाली बने रहे और एक उच्च जीवन स्तर का आनंद लेते रहे। ठीक है, अब आते हैं व्यापार, उद्योग और व्यापारियों पर। ट्रेड, इंडस्ट्री एंड द मर्चेंट्स। क्या सल्तनत काल में व्यापार बढ़ा? निश्चित रूप से बढ़ा, डेफिनेटली। इसके कई कारण थे। क्या कारण थे? पहला, दिल्ली सल्तनत का मजबूत होना और साम्राज्य का विस्तार। ज्यादा इलाका, ज्यादा शांति, रिलेटिव पीस, तो व्यापार बढ़ेगा। दूसरा, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशंस में सुधार, सड़कें वगैरह। तीसरा, एक मजबूत और मानद मुद्रा प्रणाली, साउंड करेंसी सिस्टम की स्थापना। हाँ, वो चांदी का टंका और तांबे का जीतल। बिल्कुल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। याद रखिए, 48 जीतल बराबर 1 टंका। इस स्टैंडर्ड करेंसी से लेन देन आसान हो गया। इन सब वजहों से व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि हुई। और इसका सबूत कैसे पता चलता है कि व्यापार बढ़ा? इसका सबसे बड़ा प्रमाण था शहरों का विकास और शहरी जीवन, अर्बन लाइफ का फलना फूलना। नए शहर बसे, पुराने बड़े हुए। कौन से शहर महत्वपूर्ण थे इस दौरान? आपने कुछ नाम लिए थे। हाँ, इब्न बतूता दिल्ली को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताते हैं। सोचिए, द बिगेस्ट सिटी इन द ईस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड, दिल्ली। वो ये भी कहते हैं कि दौलताबाद, देवगिरी आकार में दिल्ली के बराबर था। इनके अलावा उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, पूर्व में कारा और लखनौती बंगाल में, और पश्चिम में अनहिलवाड़ा, पाटन और कैम्बे, खंभात गुजरात में। ये सब बड़े और महत्वपूर्ण शहर थे। तो शहरों में खूब चहल पहल रहती होगी। हाँ, एक आधुनिक इतिहासकार के शब्दों में पूरे सल्तनत में एक फलती फूलती शहरी अर्थव्यवस्था, अ फ्लरिशिंग अर्बन इकोनॉमी की तस्वीर उभरती है। और जाहिर है, एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर व्यापार जरूरी है। बिना ट्रेड के शहर कैसे चलेंगे? व्यापार है तो उद्योग भी होंगे। इंडस्ट्रीज, किन चीजों का उत्पादन होता था? व्हाट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड? कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण था। भारत हमेशा से कपड़ों के लिए मशहूर रहा है। कौन से इलाके खास थे कपड़ों के लिए? बंगाल और गुजरात, ये अपने बढ़िया क्वालिटी के कपड़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे, वर्ल्ड फेमस। गुजरात का कैम्बे, खंबात कपड़ों के अलावा सोने और चांदी के काम के लिए भी मशहूर था। और बंगाल? बंगाल में सोनारगांव, ये कच्चे रेशम, रॉ सिल्क और महीन सूती कपड़े, जिसे बाद में मलमल, मसलिन कहा गया, के लिए जाना जाता था। ढाका की मलमल तो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुई। कपड़ों के अलावा और क्या बनता था? बहुत कुछ, चमड़े का काम, लेदर वर्क, धातु का काम, मेटल वर्क जैसे बर्तन, हथियार, कालीन बुनना, कार्पेट वीविंग, लकड़ी का काम, वुड वर्क जिसमें फर्नीचर बनाना शामिल था, पत्थर तराशी, स्टोन कटिंग जिससे इमारतें बनती थीं। ये ऐसे कई और हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स थे जिनके लिए भारत प्रसिद्ध था। क्या तुर्कों के आने से कोई नई तकनीक या उद्योग भी आया? न्यू टेक्नोलॉजी? हाँ, तुर्कों द्वारा शुरू किए गए नए शिल्पों में कागज का निर्माण, पेपर मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण था। कागज, पेपर, ये तुर्क लाए? नहीं लाए नहीं, आविष्कार चीनियों ने दूसरी सदी में किया था। 8वीं सदी तक ये अरब दुनिया में पहुंचा और वहां से यूरोप और फिर भारत आया। तुर्कों के समय में इसका इस्तेमाल बढ़ा। अच्छा, इस्तेमाल बढ़ा। और कपड़ा उद्योग में? कपड़ा उत्पादन में भी कुछ तकनीकी सुधार हुए। कताई के लिए चरखे, स्पिनिंग व्हील और चरखा का इस्तेमाल शुरू हुआ। चरखा? हाँ, चरखा। इससे ज्यादा तेजी से सूत काटा जा सकता था। प्रोडक्शन बढ़ा। कपास को तेजी से और बेहतर तरीके से साफ करने के लिए कपास धुनने वाले के धनुष, धुनिया का भी इस्तेमाल होने लगा। कॉटन कार्डर्स, बो, तो टेक्नोलॉजी ने मदद की। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन इन तकनीकी सुधारों से ज्यादा महत्वपूर्ण
भारतीय कारीगरों का हुनर, स्किल था। उनकी कारीगरी लाजवाब थी, जिसकी दुनिया भर में धाक थी। भारत का विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, कैसा था? किन देशों से होता था? क्या बेचते थे, क्या खरीदते थे? भारतीय कपड़ों ने लाल सागर, रेड सी और पारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ के देशों में अपनी जगह पहले ही बना ली थी। सल्तनत काल में बढ़िया भारतीय कपड़े चीन के साथ साथ पश्चिम में भी पहुंचे, जहां उन्हें उच्च कोटि के वस्त्रों, हाई ग्रेड टेक्सटाइल्स जैसे साटन आदि के रूप में बहुत महत्व दिया जाता था। इंडियन टेक्सटाइल्स वर इन हाई डिमांड। तो हम कपड़े बेचते थे, खरीदते क्या थे? इम्पोर्ट। भारत आयात करता था पश्चिम एशिया से उच्च ग्रेड के कपड़े जैसे रेशम, ब्रोकेड और सबसे जरूरी घोड़े। हॉर्सेस। अच्छी नस्ल के घोड़े भारत में कम थे, तो मध्य एशिया और अरब से मंगाने पड़ते थे। घोड़े सेना के लिए जरूरी थे। बिल्कुल। चीन से रेशम, कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन, पोर्सलिन आयात होते थे। अफ्रीका से हाथी दांत आइवरी और दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले, स्पाइसेस आयात किए जाते थे। और बदले में क्या देते थे? ज्यादातर भारतीय कपड़े। भारत का व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड अनुकूल था, फेवरेबल था। मतलब हम निर्यात ज्यादा करते थे और आयात कम। तो इसका नतीजा ये कि सोना और चांदी बाहर से भारत में आता था। गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड इनटू इंडिया। अच्छा, ये व्यापार किनके हाथों में था? क्या सिर्फ विदेशी व्यापारी थे? अरब्स? नहीं, भारत का विदेशी व्यापार जो जमीन, ओवरलैंड और समुद्र, ओवरसीज दोनों रास्तों से होता था, वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम, इंटरनेशनल एंटरप्राइज था। हालांकि हिंद महासागर के समुद्री व्यापार में अरब व्यापारी प्रमुख भागीदार थे, लेकिन उन्होंने भारतीय व्यापारियों को पूरी तरह से बाहर नहीं किया था। तो भारतीय व्यापारी कौन थे? तमिल, कलिंग, उड़ीसा और गुजराती व्यापारी भी सक्रिय थे, खासकर गुजरात के तटीय बंदरगाहों और उत्तर भारत के बीच के तटीय व्यापार, कोस्टल ट्रेड और आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड में। और जमीनी रास्ते से व्यापार, ओवरलैंड ट्रेड? जमीनी व्यापार, खासकर मध्य और पश्चिम एशिया के साथ होने वाला व्यापार, बड़े पैमाने पर मुल्तानियों के हाथों में था। मुल्तानी? ये कौन थे? ये ज्यादातर हिंदू व्यापारी थे, मुल्तान क्षेत्र के, और खुरासानियों के हाथों में था, जिनमें अफगान, ईरानी आदि शामिल थे। इनमें से कई व्यापारी दिल्ली में बस भी गए थे। तो व्यापारी वर्ग काफी समृद्ध था, रिच मर्चेंट क्लास। और मारवाड़ी व्यापारी, जिनमें कई जैन थे, बहुत अमीर थे, और उनमें से कुछ ने मंदिर बनवाने में बड़ी रकम खर्च की। जैन मंदिर आज भी देखते हैं हम। हाँ। कैम्बे, खंभात एक शानदार शहर था, जहां कई धनी व्यापारी रहते थे। उनके ऊंचे मकान पत्थर और गारे के बने थे, जिन पर खपरेल की छतें थी। घर बाग बगीचों से घिरे होते थे, जिनमें तालाब भी होते थे। वाह, क्या लाइफस्टाइल थी! ये धनी व्यापारी और कुशल कारीगर एक शानदार जीवन जीते थे। अच्छे खाने और कपड़ों के शौकीन थे। व्यापारी चाहे हिंदू हों या मुस्लिम या विदेशी, सोने चांदी की मूठ वाली तलवारें लिए सेवकों, पेजेस के साथ चलते थे। स्टेटस सिंबल था। दिल्ली में भी ऐसा ही था। दिल्ली में हिंदू व्यापारी महंगे साज सज्जा वाले घोड़ों की सवारी करते थे, बढ़िया घरों में रहते थे और अपने त्योहार बड़ी धूमधाम और दिखावे के साथ मनाते थे। इतिहासकार बर्नी तो लिखते हैं कि मुल्तानी व्यापारी इतने अमीर थे कि उनके घरों में सोना चांदी बहुतायत में पाया जाता था। और अमीर लोग इनसे कर्ज लेते थे। हाँ, बर्नी कहते हैं कि सल्तनत के अमीर नोबल्स इतने फिजूल खर्च थे कि जब भी उन्हें कोई दावत या उत्सव करना होता था तो उन्हें कर्ज लेने के लिए मुल्तानियों के पास भागना पड़ता था। सोचिए, नोबल्स बोरोइंग फ्रॉम मर्चेंट्स। गजब। अब व्यापार के लिए यात्रा और संचार, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन कितना सुरक्षित और कुशल था? Was it safe to travel? देखिए, उन दिनों यात्रा हमेशा जोखिम भरी, रिस्की होती थी। लुटेरों और डाकुओं के गिरोहों का खतरा बना रहता था। हाईवे रॉबरी आम थी। तो सरकार कुछ करती थी? हाँ, शाही सड़कों और रॉयल रोड्स को अच्छी स्थिति में रखा जाता था, और सड़कों के किनारे यात्रियों के आराम और सुरक्षा के लिए कई सराइज बनी होती थी। इन जैसी। कौन सी मुख्य सड़कें थीं? पेशावर से सोनारगांव, बंगाल तक एक लंबी सड़क थी, ग्रैंड ट्रंक रोड का पुराना रूप समझ लीजिए। और मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक और सड़क बनवाई थी। डाक व्यवस्था कैसी थी? पोस्टल सिस्टम? डाक को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की भी बहुत कुशल व्यवस्था थी, हाईली एफिशिएंट। कैसे? या तो घोड़ों के रिले, हॉर्स रिलेज द्वारा, या फिर दौड़ने वाले धावकों, रनर्स द्वारा किया जाता था, जिन्हें हर कुछ किलोमीटर पर तैनात किया जाता था। रिले सिस्टम था। धावक? पैदल? हाँ, पैदल धावक। और वो इतने तेज थे कि कहते हैं खुरासान से ताजे फल सुल्तान के लिए मंगाए जाते थे, फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम खुरासान। और वो गंगा जल वाली बात? हाँ, जब मोहम्मद तुगलक दौलताबाद में था,
जो दिल्ली से 40 दिन की यात्रा थी, उसे पीने के लिए गंगा का पानी नियमित रूप से इन्हीं रिले के माध्यम से मिलता था। गंगा वाटर इन दौलताबाद। अविश्वसनीय। संचार और व्यापार में सुधार ने निश्चित रूप से इस अवधि में आर्थिक जीवन को गति दी, इकोनॉमी बूस्टेड हुई। वाह, गंगा का पानी दौलताबाद तक, कमाल है। अब जरा समाज के शीर्ष पर बैठे लोगों की बात करें। सुल्तान और अमीर, द सुल्तान एंड द नोबल्स। उनका जीवन कैसा था? व्हाट वाज देयर लाइफस्टाइल लाइक? कि दुनिया के उच्चतम स्तरों, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के बराबर था। जैसे आज के बिलियनियर्स जीते हैं, वैसा कुछ। कहाँ से तुलना कर सकते हैं? याद रखिए, पश्चिम और मध्य एशिया की इस्लामी दुनिया उस समय अपनी भव्यता, ग्रैंड्योर के चरम पर थी। यूरोप तो अभी अपने अंधकार युग से उभर ही रहा था, लेकिन इस्लामी दुनिया के शासक वर्ग की शान शौकत और दौलत चकाचौंध करने वाली थी। और इसने एक ऐसा मानक स्थापित किया जिसका अनुकरण दुनिया भर के शासक वर्ग करना चाहते थे। दिल्ली के सुल्तानों ने भी यही किया। कैसे? अपन ने ऐसा महल बनवाया जिसे देखकर विजिटर्स के मन में विस्मय, ऑ और खौफ, टेरर पैदा हो। पावर प्रोजेक्शन थी। और बाकी सुल्तानों ने? अलाउद्दीन खिलजी और उसके उत्तराधिकारियों ने भी इसी परंपरा को निभाया। मोहम्मद तुगलक के महल का वर्णन इब्न बतूता ने किया है। 3 ऊंचे दरवाजे, भारी सुरक्षा, फिर 1000 स्तंभों का दरबार, हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। 1000 स्तंभ? हाँ, जो लकड़ी के खंभों पर टिका एक विशाल हॉल था, महंगी साज सज्जा से भरा हुआ। यहीं सुल्तान अपना सार्वजनिक दरबार, पब्लिक ऑडियंस लगाते थे। तोहफों का भी जिक्र है, गिफ्ट्स। सुल्तान बहुत तोहफे देते थे। हाँ, तोहफे देना सुल्तान की शान और उदारता का प्रतीक माना जाता था, पैट्रोनिस दिखाने का तरीका। मोहम्मद तुगलक हर साल अपने अमीरों को 2 बार सम्मान की पोशाकें, रोब्स ऑफ ऑनर, भेंट करता था, एक सर्दी में और एक गर्मी में। कितनी पोशाकें? अनुमान लगाया गया है कि वो हर साल 2 लाख पोशाकें भेंट करते थे। 2 लाख। 2 लाख पोशाकें? ये कहाँ बनती थी? ये पोशाकें शाही कारखानों में बुनी जाती थीं और आमतौर पर आयातित मखमल, वेलवेट, दमश्क, डैमस्क या ऊन से बनी होती थीं, जिन पर जरी, ब्रोकेड और महंगे सामान लगे होते थे, लग्जरी आइटम्स। और त्योहारों पर? इसके अलावा त्योहारों जैसे सुल्तान का जन्मदिन, नौरोज, फारसी नव वर्ष और वार्षिक राज्याभिषेक दिवस पर भी बेशुमार तोहफे दिए जाते थे, जिन पर भारी रकम खर्च होती होगी। रॉयल ट्रेजरी पर बोझ पड़ता होगा। ये शाही कारखाने क्या सिर्फ कपड़े बनाते थे? नहीं, शाही कारखाने सुल्तान की हर जरूरत पूरी करते थे। महंगे रेशम, सोने चांदी के बर्तन, हथियार, फर्नीचर, दुर्लभ वस्तुएं। फिरोज तुगलक ने तो अपने अधीक्षकों को आदेश दे रखा था कि बढ़िया तैयार माल जहां भी जिस भी कीमत पर मिले खरीद लो। मतलब क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं? बिल्कुल नहीं। कहते हैं एक बार जूते की एक जोड़ी 70,000 टंके में खरीदी गई थी। 70,000 टंकास फॉर अ पेयर ऑफ शूज। हे भगवान। सोने चांदी का काम, कढ़ाई, गहने, यहाँ तक कि हरम की महिलाओं के लिए भी अलग अलग भंडार, स्टोर्स थे। एवरीथिंग वाज अवेलेबल। हरम यानी सुल्तान के महल का वो हिस्सा जहां रानियां और अन्य महिलाएं रहती थीं। द वुमेन्स क्वार्टर्स। हाँ। लगभग हर सुल्तान का एक हरम होता था, जिसमें रानियों के अलावा विभिन्न देशों की बड़ी संख्या में दासियां, कॉन्क्यूबाइंस एंड स्लेव गर्ल्स होती थीं। और उनकी देखभाल? उनकी सुरक्षा और आराम के लिए बड़ी संख्या में नौकर और दास, पुरुष और महिलाएं नियुक्त किए जाते थे। सुल्तान की महिला रिश्तेदार जैसे माँ, चाची आदि भी हरम में रहती थीं और हर एक के लिए अलग आवास, अकोमोडेशन होता था। पूरा एक अलग संसार था वो। और अमीर लोग, नोबल्स, क्या वो भी ऐसी लग्जूरियस लाइफ जीते थे? बिल्कुल। अमीर लोग सुल्तानों के आडंबरपूर्ण जीवन, ऑस्टेंटेशियस लाइफ का अनुकरण, इमिटेट करने की कोशिश करते थे। कीपिंग अप विद द जोन्सेस, सल्तनत स्टाइल। कैसे? उनके भी महल होते थे? हाँ, उनके पास रहने के लिए शानदार महल थे, वे महंगे कपड़े पहनते थे और बड़ी संख्या में नौकरों, दासों और अनुचरों से घिरे रहते थे। और पार्टियां? वे भव्य दावतों, बैंकोट्स और उत्सवों के आयोजन में एक दूसरे से होड़ करते थे। कंपटीशन चलता था उनमें। उनमें से कुछ कला और साहित्य को संरक्षण, पेट्रोनेज भी देते थे। जैसे अमीर खुसरो कई अमीरों के संरक्षण में रहे। अलाउद्दीन ने तो सख्ती की थी ना अमीरों पर? हाँ, अलाउद्दीन ने अमीरों का सख्ती से दमन किया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों के तहत जीवन का ये आडंबरपूर्ण तरीका फिर से लौट आया। तुगलकों के अधीन साम्राज्य के विस्तार के कारण अमीरों को बड़े वेतन और भत्ते, लार्ज सैलरीज एंड अलाउंसेस दिए गए। कितने कुछ अंदाजा है? मोहम्मद तुगलक के वजीर को इराक प्रांत जितनी आय मिलती थी। इमेजिन, मुख्य सदर को साल में 60,000 टंके मिलते थे। फिरोज तुगलक के वजीर खान जहां को
15 लाख मिलते थे। 15 लाख। उसके बेटों और दामादों को अलग भत्ते मिलते थे। बाप रे, इतनी दौलत! क्या ये अमीर बहुत ज्यादा दौलत जमा कर पाए? अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ? हाँ, तुगलक काल के दौरान कई अमीर भारी संपत्ति, ह्यूज फॉर्च्यून्स जमा करने में कामयाब रहे। बशीर, जो फिरोज का आरिज़े मामलिक था, मरने पर 13 करोड़ छोड़ गया। 13 करोड़ टंके? स्रोत में सिर्फ 13 करोड़ लिखा है, मुद्रा स्पष्ट नहीं है, पर संभवतः टंका ही होगा। फिरोज ने उसकी ज्यादातर संपत्ति ये कहकर जब्त कर ली कि बशीर मूल रूप से उसका गुलाम था। अच्छा, पर क्या हमेशा जब्त हो जाती थी संपत्ति? आमतौर पर एक अमीर की संपत्ति सुरक्षित रहती थी और उसके बेटों को विरासत में मिलती थी। इनहेरिटेंस लॉस थे। और ये अमीर लोग अपनी दौलत का क्या करते थे? यही वो वर्ग था जिसने जमीनें खरीदी और उन पर बाग, बगीचे, बाजार आदि बनवाए। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। सुल्तान भी फलों, खासकर खरबूजे और अंगूर की गुणवत्ता सुधारने में रुचि लेते थे। कहते हैं फिरोज तुगलक ने दिल्ली के आसपास 1200 बाग लगवाए थे। 1200 ऑर्चर्ड्स। वो एक नया जमींदार वर्ग बन रहा था। हाँ, इस तरह एक नए प्रकार का जमींदार वर्ग, अ न्यू टाइप ऑफ लैंडेड जेंट्री, विकसित होने लगा। हालांकि 15वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के टूटने से ये प्रवृत्ति रोक गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इसे रोक दिया। ये तो हुई अमीरों की बात। अब शहरों में रहने वाले आम लोगों पर आते हैं। टाउन लाइफ। गुलामों, कारीगरों और बाकियों का जीवन कैसा था? आपने कहा कि शहर बढ़ रहे थे। हाँ, सल्तनत काल में शहरी जीवन का पुनरुद्धार, रिवाइवल ऑफ अर्बन लाइफ हुआ। तुर्की शासक वर्ग मूल रूप से एक शहरी शासक वर्ग, अर्बन रूलिंग क्लास था, जिसे शहरी जीवन पसंद था। दे वर सिटी पीपल। तो शहर कैसे विकसित हुए? शहर पहले सैन्य छावनियों, मिलिट्री गैरिसन्स के रूप में विकसित हुए। फिर सैनिकों और बाकी लोगों के लिए रसद और सेवाओं, प्रोविजंस एंड सर्विसेज के केंद्र बने। मार्केट टाउन्स बने और उनमें से कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र, कल्चरल सेंटर्स भी बन गए, जैसे दिल्ली, लाहौर। शहरों में कौन कौन रहते थे? पॉपुलेशन कैसी थी? मध्ययुगीन शहरों में एक विविध आबादी, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी। इसमें अमीर और उनके नौकर चाकर, सरकारी दफ्तर चलाने वाले अधिकारी, ऑफिशियल्स, दुकानदार, शॉपकीपर्स, कारीगर, आर्टिजान्स, भिखारी, बेगर्स आदि शामिल थे। पढ़े लिखे लोग भी थे? हाँ, क्लर्कों और निचले सरकारी अधिकारी पढ़े लिखे होते थे। पढ़ाने लिखाने का काम ज़्यादातर मुस्लिम धर्मशास्त्रियों, उलेमा के हाथ में था। ज़्यादातर इतिहासकार भी इसी वर्ग से आते थे और उनके लेखन में इसी वर्ग की राय और पूर्वाग्रह, ओपिनियंस एंड प्रेजुडाइसेस झलकते हैं। भिखारी भी एक समस्या थे? हाँ, भिखारी जो अक्सर हथियार लेकर झुंड में चलते थे, कानून व्यवस्था के लिए एक समस्या भी पैदा करते थे, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जैसी। गुलामों, स्लेव्स का क्या रोल था शहरी जीवन में? उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। आपने कारखानों में उनका जिक्र किया था। हाँ, शहर की आबादी का एक और बड़ा वर्ग दासों, स्लेव्स और घरेलू नौकरों, डोमेस्टिक सर्वेंट्स का था। दास्ता, स्लेवरी भारत के साथ साथ पश्चिम एशिया और यूरोप में भी लंबे समय से मौजूद थी। ये कोई नई बात नहीं थी। हिंदू धर्म में भी दास थे? हाँ, हिंदू शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के दासों का उल्लेख है। घर में पैदा हुए, खरीदे गए, युद्ध में प्राप्त किए गए, विरासत में मिले। अरबों और फिर तुर्कों ने भी दास्ता को अपनाया। दास कैसे बनाए जाते थे? तुर्कों ने अपनी लड़ाइयों में बड़े पैमाने पर दास बनाए और खरीदे भी जाते थे। हाँ, पश्चिम एशिया और भारत में दास बाजार, स्लेव मार्केट्स मौजूद थे। तुर्की, कॉकेशियाई, यूनानी और भारतीय दासों का महत्व था और उनकी मांग थी। अफ्रीका, मुख्य रूप से अबिसिनिया से भी कुछ दास लाए जाते थे। दासों को किस काम के लिए खरीदा जाता था? What work did they do? क्या उनकी हालत बहुत खराब थी? दासों को आमतौर पर घरेलू सेवा, डोमेस्टिक सर्विस के लिए खरीदा जाता था, घर के काम के लिए, या साथ ही कंपेनियनशिप के लिए, या उनके विशेष कौशल, स्पेशल स्किल्स के लिए, जैसे कोई अच्छा कारीगर हो या संगीतकार। कीमत क्या होती थी? कुशल दासों या सुंदर लड़कों और लड़कियों की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। Skilled slaves and attractive boys and girls fetched high prices. क्या दास ऊंचे पद पर पहुंच सकते थे? हाँ, कुशल दासों को महत्व दिया जाता था और वे ऊंचे पदों तक पहुंच सकते थे, जैसा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मामले में हुआ, जो खुद एक गुलाम था और सुल्तान बना। द स्लेव डायनेस्टी का नाम ही इसी से पड़ा। फिरोज तुगलक के पास बहुत दास थे। हाँ, फिरोज तुगलक दासों को बहुत महत्व देता था और उसने उनमें से 1,80,000 इकट्ठे किए थे। 1,80,000। इतने सारे? क्या करते थे वो? उनमें से कई को हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स में लगाया गया था शाही कारखानों में,
जबकि कुछ सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक पर्सनल बॉडीगार्ड्स बन गए। लेकिन सबसे ज्यादा दासों का इस्तेमाल व्यक्तिगत सेवा पर्सनल सर्विस के लिए होता था। उनके साथ व्यवहार कैसा होता था? ऐसे दासों के साथ कभी कभी कठोर व्यवहार, हार्श ट्रीटमेंट भी होता था। लेकिन कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि एक दास की स्थिति शायद एक स्वतंत्र घरेलू नौकर से बेहतर थी। कैसे? क्योंकि मालिक उसे भोजन और आश्रय, फूड एंड शेल्टर देने के लिए बाध्य था, लीगली बाउंड, जबकि एक स्वतंत्र व्यक्ति भूखा मर सकता था। दास को कुछ सिक्योरिटी थी। क्या दासों के कुछ अधिकार थे? दासों को शादी करने और कुछ निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की अनुमति थी। हालांकि दासता एक अमानवीय प्रथा थी, भले इसे समाज में व्यापक स्वीकृति प्राप्त थी। इसे खत्म करने की कोशिश नहीं हुई? हिंदू और मुसलमान दोनों में दास को मुक्त करना एक सराहनीय पायस एक्ट माना जाता था। मैन्यूमिशन कहते हैं इसे, पर व्यवस्था जारी रही। ठीक है, अब आम शहरी कारीगरों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्टिसंस एंड लेबरर्स, क्या चीजें महंगी थीं? कॉस्ट ऑफ लिविंग? सामान्य तौर पर सल्तनत काल के दौरान खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स सस्ते थे। वी जनरली सी लो प्राइसेस। अलाउद्दीन खिलजी के समय का उदाहरण? हाँ, हमने अलाउद्दीन खिलजी के समय की कीमतें देखी। एक मन लगभग 15 किलो, गेहूं 7.5 जीतल का, जौ 4 जीतल का और चावल 5 जीतल का। याद रखिए 48 जीतल इज इक्वल टू 1 चांदी का टंका। तो बहुत सस्ता था। बाद में क्या हुआ? मोहम्मद तुगलक के समय कीमतें तेजी से बढ़ीं, उसके प्रयोगों और अकाल के कारण। लेकिन फिरोज के समय फिर से गिर गईं, शायद उसके शासनकाल में खेती के विस्तार के कारण। तो फिरोज के समय गुजारा सस्ता था? फिरोज के समय रहने की लागत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर एक इतिहासकार का अनुमान है कि एक आदमी, उसकी पत्नी, एक नौकर और 1-2 बच्चों का परिवार महीने में 5 टंके में गुजारा कर सकता था। 5 टंकाज अ मंथ फॉर अ फैमिली। तो सरकारी नौकर और सैनिक आराम से रहते होंगे? हाँ, इस हिसाब से एक निम्न सरकारी अधिकारी या एक सैनिक का जीवन सस्ता था। दे कुड मैनेज। लेकिन कारीगर और मजदूरों का क्या? उनकी कमाई कितनी थी? हाँ, ये रियायत शायद कारीगरों और मजदूरों, आर्टिजन्स एंड वर्कर्स पर लागू नहीं होती थी। उनकी मजदूरी बहुत कम थी। कितनी कम? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक कारीगर की मजदूरी सिर्फ 2 से 3 जीतल प्रतिदिन थी, पर डे, यानी महीने के लगभग 1.5 से 2 टंके बस। 1.5 से 2 टंके महीने के, और परिवार 5 टंके में चलता था। हाँ, तो सोचिए कितनी मुश्किल होती होगी। घरेलू नौकरों को इससे भी कम मिलता था। अकबर के समय में भी एक अकुशल मजदूर, अनस्किल्ड लेबरर को महीने में 2.5 से 3 रुपए मिलते थे। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो कारीगरों और मजदूरों का जीवन बहुत कठिन था। हाँ, शहरों में कारीगरों और मजदूरों की रहने की स्थिति काफी कठिन, हार्ड प्रतीत होती है। दे लिव्ड अ प्रिकेरियस लाइफ। तो कुल मिलाकर समाज में भारी असमानताएं, ग्रेट इनइक्वालिटीज थीं। अमीर बहुत अमीर, गरीब बहुत गरीब। बिल्कुल। मध्ययुगीन समाज महान असमानताओं का समाज था, अ सोसाइटी ऑफ एक्सट्रीम्स। ये मुस्लिम समाज में शायद हिंदू समाज की तुलना में और भी ज्यादा दिखाई देता था, क्योंकि मुस्लिम अभिजात वर्ग शहरों में केंद्रित था और बेहद आडंबरपूर्ण जीवन जीता था। और हिंदू समाज? हिंदू समाज मुख्य रूप से ग्रामीण था, जहां असमानताएं शायद उतनी स्पष्ट नहीं थी, हालांकि थी जरूर, जैसे हमने खुद और मुकद्दम की बात की। तो शहरों में मुस्लिम अमीर थे और गांवों में हिंदू। ऐसा कहना सिंप्लीफिकेशन होगा। शहरों में मुस्लिम कुलीन वर्ग, नोबिलिटी, और धनी व्यापारी हिंदू और मुस्लिम दोनों शानो शौकत से रहते थे, जबकि लोगों का बड़ा समूह, अ वास्ट मास ऑफ पीपल, शहरों और ग्रामीण इलाकों दोनों में एक साधारण जीवन व्यतीत करता था और अक्सर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्या जीवन बिल्कुल नीरस था? कोई मनोरंजन नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीवन बिना किसी आनंद के नहीं था। कई त्योहार, मेले, उत्सव आदि थे जो जीवन की एक रास्ता, मोनोटनी को तोड़ते थे। पीपल फाउंड वेज टू सेलिब्रेट। ठीक है, अब आते हैं सामाजिक संरचना, रीति रिवाजों पर। कास्ट, सोशल मैनर्स एंड कस्टम्स। क्या हिंदू समाज में जाति व्यवस्था वैसी ही बनी रही? द कास्ट सिस्टम? हाँ, इस अवधि के दौरान हिंदू समाज की संरचना में शायद ही कोई बड़ा बदलाव आया। कास्ट सिस्टम कंटिन्यू टू बी रिजिड। ब्राह्मणों की स्थिति? स्मृति लेखक ब्राह्मणों को उच्च स्थान देना जारी रखते थे, हालांकि समुदाय के अयोग्य सदस्यों की निंदा भी करते थे। कुछ विचारधाराओं के अनुसार ब्राह्मणों को संकट के समय कृषि करने की अनुमति थी, वरना उनका काम पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना था। क्षत्रिय और शूद्र? स्मृति ग्रंथ क्षत्रियों का कर्तव्य दुष्टों को दंडित करना, अच्छे का पालन करना और लोगों की रक्षा करना बताते रहे। शूद्रों के कर्तव्य और व्यवसायों को कमोबेश दोहराया गया।
उनका मुख्य कर्तव्य अन्य जातियों की सेवा करना था। हालांकि उन्हें कुछ व्यवसायों, शराब और मांस बेचने के अलावा की अनुमति थी। और पढ़ाई लिखाई? वेदों के अध्ययन पर प्रतिबंध जारी रहा, पर पुराण सुनने की मनाही नहीं थी। कुछ लेखक शूद्र का भोजन खाने से मना करते हैं, पर कुछ उदारवादी विचार भी मिलते हैं। और अछूत? अनटचेबल्स। चांडालों और अन्य अछूतों एंटियाजाज के साथ घुलने मिलने पर गंभीर प्रतिबंध, सिवियर रिस्ट्रिक्शंस थे। अनटचेबिलिटी वाज स्ट्रांगली प्रेवलेंट। महिलाओं की स्थिति, पोजीशन ऑफ वुमेन में कोई बदलाव आया? हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति में भी बहुत कम बदलाव आया। वेरी लिटिल चेंज। जैसे लड़कियों का बाल विवाह, अर्ली मैरिज, और पत्नी का पति के प्रति सेवा और समर्पण का कर्तव्य, ये पुराने नियम जारी रहे। पति को परमेश्वर माना जाता था। तलाक, डिवोर्स, कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे पति छोड़ दे या उसे कोई घृणित रोग हो में विवाह विच्छेद की अनुमति थी, लेकिन सभी लेखक इस पर सहमत नहीं है। इट वॉज नॉट कॉमन। विधवा पुनर्विवाह, विडोरी मैरिज, विधवा पुनर्विवाह पर आमतौर पर प्रतिबंध था, खासकर उच्च जातियों में। लोअर कास्ट में शायद होता रहा हो। और सती प्रथा? सती प्रथा के संबंध में कुछ लेखक इसे शर्तों के साथ अनुमोदित करते हैं। कई यात्रियों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रचलन, प्रेवलेंस का उल्लेख किया है। इब्न बतूता ने भी लिखा है। हाँ, इब्न बतूता ने एक महिला के अपने पति की चिता पर जलने का भयावह वर्णन किया है, जहां बड़े ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। उनके अनुसार सती करने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। रॉयल परमिशन वाज नीडेड। संपत्ति के अधिकारों में कुछ सुधार हुआ। प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन। हाँ, संपत्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण बात दिखती है। टिप्पणीकारों ने एक निसंतान पति की संपत्ति पर विधवा के अधिकार, विडोज राइट टू प्रॉपर्टी, को मान्यता दी, बशर्ते संपत्ति अविभाजित ना हो, मतलब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ना हो। तो विधवा को अधिकार था? हाँ, विधवा सिर्फ संरक्षक, कस्टोडियन नहीं थी, बल्कि उसे संपत्ति का निपटान, डिस्पोज करने का भी पूरा अधिकार था। तो ऐसा लगता है कि हिंदू कानून में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में कुछ सुधार हुआ था। दिस इज सिग्निफिकेंट। और पर्दा प्रथा, द वेल, हाँ, क्या ये इसी दौरान ज्यादा फैली? हाँ, इस अवधि के दौरान महिलाओं को एकांत, सिक्लूजन में रखने और उनके चेहरे को घूंघट, वेल से ढकने की प्रथा यानी पर्दा उच्च वर्गों के बीच, खासकर उत्तर भारत में व्यापक हो गई। ये पहले नहीं थी। पर्दा प्रथा प्राचीन ईरान, ग्रीस आदि में पहले से थी। अरबों और तुर्कों ने भी इसे अपनाया था। उनके उदाहरण और प्रभाव के कारण ये भारत में, खासकर उत्तर भारत में ज्यादा फैल गई। इसके कारण क्या थे? इसके फैलने का एक कारण आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू महिलाओं को बंदी बनाए जाने का डर भी बताया जाता है। इन टाइम्स ऑफ वायलेंस वुमेन नीडेड प्रोटेक्शन। और कोई कारण? शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक सामाजिक था। ये उच्च वर्ग का प्रतीक, स्टेटस सिंबल बन गया, और वो सभी लोग इसका अनुकरण करने लगे जो उच्च वर्ग से संबंधित दिखना चाहते थे। इसके लिए धार्मिक औचित्य, रिलीजियस जस्टिफिकेशन भी ढूंढ लिए गए। इसका असर क्या हुआ महिलाओं पर? कारण जो भी हो, इसने महिलाओं की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और उन्हें और भी अधिक निर्भर, डिपेंडेंट बना दिया। देयर मोबिलिटी इन एजेंसी डिक्रीज्ड। मुस्लिम समाज कैसा था? Was it a unified community? क्या वो एक एकजुट समुदाय था? नहीं, सल्तनत काल के दौरान मुस्लिम समाज भी जातीय, एथनिक और नस्लीय, रेशियल समूह में बटा हुआ था। इट वॉज नॉट मोनोलिथिक। मतलब? हमने पहले इसके भीतर गहरी आर्थिक असमानताओं पर ध्यान दिया है, अमीर और गरीब का फर्क। इसके अलावा तुर्क, ईरानी, अफगान और भारतीय मुसलमान, यानी हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान, शायद ही कभी एक दूसरे से विवाह करते थे। इंटर एथनिक मैरिजेस वर रेयर। तो उनमें भी जाति जैसा कुछ था? हाँ, इन उच्च वर्गों ने हिंदू धर्म से धर्मांतरित होकर बने निचले वर्गों की जातिगत विशिष्टता, कास्ट एक्सक्लूसिवनेस को भी कुछ हद तक अपना लिया था, और जो आधारित भेद थे। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम संबंधों की। हिंदू मुस्लिम रिलेशंस कैसे थे? क्या बिल्कुल मेल जोल नहीं था? देखिए, हिंदू और मुस्लिम उच्च वर्गों के बीच इस अवधि के दौरान बहुत ज्यादा सामाजिक मेल जोल, सोशल इंटरकोर्स एट द एलीट लेवल नहीं था। क्यों? कारण क्या थे? इसका एक कारण मुस्लिम शासक वर्ग का श्रेष्ठता बोध, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, और दूसरा कारण अंतर्विवाह, इंटर मैरिज, और अंतर भोजन, इंटर डाइनिंग पर धार्मिक प्रतिबंध थे। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस प्लेड अ रोल। तो क्या कोई संपर्क ही नहीं था? बिल्कुल अलग थलग थे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई संपर्क ही नहीं था। ये संभव ही नहीं था। प्रशासन की स्थानीय मशीनरी काफी हद तक हिंदुओं के हाथ में रही। पटवारी, कानूनगो, चौधरी, मुकद्दम। लो लेवल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लार्जली हिंदू। और व्यापार बड़े पैमाने पर हिंदुओं, मुल्तानी, मारवाड़ी, गुजराती के हाथ में था। सेना में भी हिंदू भर्ती होते थे।
कई अमीरों के व्यक्तिगत प्रबंधक, मैनेजर्स हिंदू थे। तो संपर्क तो होता ही था। बिल्कुल। आपसी मेलजोल और निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस के अवसर कई गुना थे। वो तस्वीर जिसमें दो समुदाय पूरी तरह अलग थलग रहते हैं, वो न तो वास्तविक है और न ही व्यवहारिक। इट्स एन ओवर सिंप्लीफिकेशन। लेकिन तनाव भी थे, टेंशन्स। हाँ, हितों का टकराव, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट्स और सामाजिक सांस्कृतिक विचारों, प्रथाओं और विश्वासों में अंतर के कारण तनाव, टेंशन पैदा होता था, जिसने आपसी समझ और सांस्कृतिक घुलने मिलने, कल्चरल एसिमिलेशन की प्रक्रिया को धीमा कर दिया। इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द स्टेट क्या थी? क्या ये एक इस्लामी राज्य था, अ थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट, जैसा कि अक्सर कहा जाता है? ये एक जटिल सवाल है। इट्स डिबेटेड बाय हिस्टोरियंस। देखिए, औपचारिक रूप से फॉर्मली राज्य इस्लामी था। कैसे? सुल्तान खुद को खलीफा का नायब कहते थे। इस्लामी कानूनों, शरिया का पालन करने पर जोर देते थे, कम से कम दिखावे के लिए, और इस्लामी कानून के खुले उल्लंघन की अनुमति नहीं देते थे। उन्होंने मुस्लिम विद्वानों, उलमा को राज्य में ऊंचे और लाभदायक पदों पर नियुक्त किया, उन्हें राजस्व मुक्त भूमि इनाम दी। लेकिन सुल्तानों ने उलमा को राज्य की नीति, स्टेट पॉलिसी तय करने की अनुमति कभी नहीं दी। उलमा डिड नॉट डिक्टेट पॉलिसी। इसका कोई उदाहरण? हाँ, एक प्रसिद्ध किस्सा है इल्तुतमिश के समय का। कुछ उलमा सुल्तान के पास गए और मांग की कि शरिया को सख्ती से लागू किया जाए और हिंदुओं को इस्लाम या मौत, इस्लाम और डेथ का विकल्प दिया जाए। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? सुल्तान के वजीर ने जवाब दिया कि ये अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल और अनुचित, इम्पॉलिटिक है। क्यों? क्योंकि मुसलमान अभी संख्या में आटे में नमक के बराबर हैं। हिंदूज वर द वास्ट मेजॉरिटी। ये मुमकिन ही नहीं था। तो सुल्तान शरीयत की जगह अपने कानून भी बनाते थे, सेक्युलर लॉज। हाँ, सुल्तानों को अक्सर शरिया के साथ साथ अपने खुद के नियम और विनियम, जवाबित बनाने पड़ते थे। जवाबित ये राज्य की व्यावहारिक जरूरतों, प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ द स्टेट पर आधारित होते थे। अलाउद्दीन खिलजी का उदाहरण? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने तो मुख्य काजी से साफ कह दिया था कि वो नहीं जानता कि क्या कानूनी शरिया के अनुसार है और क्या गैर कानूनी। वो वही कानून बनाता है जो राज्य की भलाई, नीड्स ऑफ द स्टेट के लिए जरूरी है। स्टेट इंटरेस्ट केम फर्स्ट। तो इतिहासकार बर्नी ने क्या कहा? यही कारण है कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने सल्तनत काल के राज्य को वास्तव में इस्लामी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये शरीयत पर नहीं बल्कि सांसारिक या धर्मनिरपेक्ष विचारों, जहांदारी पर आधारित है। वर्ल्डली कंसिडरेशंस, नॉट प्योरली रिलीजियस वंस। तो फिर राज्य का चरित्र क्या था? अगर इस्लामी नहीं तो क्या? राज्य का चरित्र मुख्य रूप से सैन्यवादी, मिलिटरिस्टिक और अभिजात्यवादी, एरिस्टोक्रेटिक था, जिसमें तुर्की और बाद में अन्य अमीरों के एक संकीर्ण गुट, नैरो ओलिगार्की का दबदबा था, जिसका नेतृत्व सुल्तान करता था। पावर रेस्टेड विद द सुल्तान एंड द नोबल्स। और हिंदू प्रजा की क्या स्थिति थी इस राज्य में? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ हिंदू सब्जेक्ट्स? जिमी और जजिया का क्या मतलब था? सिंध पर अरब आक्रमण के समय से ही हिंदू प्रजा को जिम्मी या संरक्षित लोग, प्रोटेक्टेड पीपल का दर्जा दिया गया था। जिम्मी, इसका मतलब? इसका मतलब था वो लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन स्वीकार कर लिया था और एक कर, जिजिया देने पर सहमत हुए थे, इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन बाय द स्टेट। जजिया क्यों लिया जाता था? जजिया मूल रूप से सैन्य सेवा, मिलिट्री सर्विस के बदले में लिया जाने वाला कर था। क्योंकि गैर मुसलमानों को आमतौर पर सेना में सेवा करने की अनुमति नहीं थी, तो उनसे ये टैक्स लिया जाता था। क्या ये सब पर बराबर लगता था? नहीं, ये व्यक्ति की आय के अनुसार एक वर्गीकृत पैमाने, ग्रेजुएटेड स्केल पर लिया जाता था। अमीरों पर ज्यादा, गरीबों पर कम। किसी को छूट भी थी, एग्जेम्पशन? हाँ, महिलाएं, बच्चे और गरीब लोग जिनके पास गुजारे के साधन नहीं थे, उन्हें इससे छूट, एग्जेम्प्ट थी। ब्राह्मणों को भी शुरू में छूट मिलती रही, हालांकि मुस्लिम कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं था। दिस वॉज एन इंडियन प्रैक्टिस कंटिन्यूड। ये कैसे वसूला जाता था? पहले जजिया भू राजस्व के साथ ही एकत्र किया जाता था। बाद में फिरोज तुगलक ने कई अवैध करों को समाप्त करते हुए जजिया को एक अलग कर बना दिया, एंड ही इम्पोज्ड इट ऑन ब्राह्मण्स एज वेल। क्या जजिया धर्म परिवर्तन का जरिया था? कभी कभी कर वसूलने वाले अधिकारी इसका इस्तेमाल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए करते थे, लेकिन अपने आप में जजिया हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए एक प्रमुख साधन नहीं था।
It was primarily a tax. तो क्या ये राज्य समानता पर आधारित था? Was it based on equality? नहीं, बिल्कुल नहीं। मध्ययुगीन राज्य चाहे वो कहीं का भी हो, समानता इक्वालिटी के विचार पर आधारित नहीं था, बल्कि विशेषाधिकार प्रिविलेज की धारणा पर आधारित था। हायरार्की वाज द नॉर्म। तुर्कों के आने से पहले राजपूत और कुछ हद तक ब्राह्मण विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। अब उनकी जगह तुर्कों, ईरानियों, अफगानों और भारतीय मुसलमानों के एक संकीर्ण समूह ने ले ली। जो नया विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग प्रिविलेज क्लास बन गया। मुस्लिम उलमा भी इसी समूह का हिस्सा थे। और आम हिंदू जनता, हिंदुओं का बड़ा समूह जो पहले भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, उनके दैनिक जीवन पर शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। देयर रूलर्स चेंज्ड बट डेली लाइफ कंटिन्यूड मच द सेम वे। ठीक है, आखिरी सवाल, सल्तनत के तहत धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम अंडर द सल्तनत कितनी थी? क्या मंदिर बनाने की, पूजा करने की आजादी थी? इसे भी हमें संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। विजय के शुरुआती चरण में, इनिशियल फेज ऑफ कॉन्क्वेस्ट, जब लड़ाइयां हो रही थीं, हाँ, तब क्या हुआ? तब कई शहरों को लूटा गया और मंदिर अपने खजाने के कारण लूटपाट का विशेष निशाना बने। टेम्पल्स वर रिपोजिटरीज ऑफ वेल्थ। इस दौरान कई हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित, कन्वर्टेड इनटू मॉस्क्स भी किया गया। डेसिक्रेशन हैपेंड। उदाहरण? इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली में कुतुब मीनार के पास कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जो पहले एक विष्णु मंदिर था। मंदिर के ढांचे में बदलाव करके सामने मेहराबें बनाकर और उन पर कुरान की आयतें खुदवाकर उसे मस्जिद बना दिया गया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी ऐसा ही उदाहरण है, जो पहले एक संस्कृत विद्यालय या मंदिर था। लेकिन ये तो शुरुआती दौर की बात हुई, बाद में क्या नीति बनी? When things settled down, जैसे ही तुर्क शासन स्थापित हो गया, उन्होंने अपनी मस्जिदें बनानी शुरू कर दी। हिंदुओं, जैनियों आदि के पूजा स्थलों के प्रति उनकी नीति मुस्लिम कानून, शरिया पर आधारित थी। शरीयत क्या कहती थी इस बारे में? शरिया के अनुसार इस्लाम के विरोध में नए पूजा स्थलों के निर्माण पर रोक थी। नो न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स इन ऑपोजिशन टू इस्लाम। हालांकि पुराने मंदिरों की मरम्मत, रिपेयर ऑफ ओल्ड टेम्पल्स की अनुमति थी, क्योंकि इमारतें हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। तो नए मंदिर नहीं बन सकते थे, पर पुराने ठीक कराए जा सकते थे। हाँ, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि गांव में जहां इस्लाम का प्रभाव कम था या निजी घरों में मंदिर बनाने पर शायद कोई सख्त प्रतिबंध नहीं था। पॉलिसी वेरीड बेस्ड ऑन लोकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो क्या शांति के समय में हिंदू खुलेआम पूजा कर सकते थे? कुड दे वर्शिप ओपनली? हाँ, सीमित सहिष्णुता, लिमिटेड टॉलरेंस की इस नीति का युद्ध के समय पालन नहीं होता था। युद्ध में दुश्मन के मंदिर नष्ट किए जा सकते थे, लेकिन शांति के समय में जिन हिंदुओं ने मुस्लिम शासन स्वीकार कर लिया था, वे अपने धर्म का पालन करते थे, यहाँ तक कि खुले तौर पर और आडंबर पूर्वक, ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली भी। इसका कोई सबूत? और प्रांतीय केंद्रों में भी मूर्तियों की सार्वजनिक रूप से पूजा की जाती है और हिंदू धर्म के ग्रंथों का सार्वजनिक रूप से प्रचार किया जाता है। जलालुद्दीन ने क्या कहा? जलालुद्दीन ने कहा, हिंदू शाही महल की दीवार के नीचे जुलूसों में गाते, नाचते और ढोल पीटते हुए यमुना में मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए गुजरते हैं और मैं असहाय हूँ। He felt powerless to stop it. तो नीति सीमाओं के भीतर सहिष्णुता की थी, टॉलरेंस विद इन लिमिट्स। हाँ, आप कह सकते हैं। रूढ़िवादी उलेमा के दबाव और कुछ सुल्तानों के संकीर्ण दृष्टिकोण के बावजूद सल्तनत काल में आमतौर पर सीमाओं के भीतर सहिष्णुता की नीति बनी रही। हालांकि कभी कभार इसमें चूक, लैप्सेस भी होती थी। एक्सेप्शंस वर देयर। जैसे कब चूक होती थी? कभी कभी युद्धबंदियों को धर्मांतरित किया जाता था या अपराधियों को इस्लाम स्वीकार करने पर सजा से छूट दी जाती थी। फिरोज तुगलक ने पैगंबर का अपमान करने के आरोप में एक ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया था। Such incidents also happened. अब बात करते हैं धर्मांतरण की, कन्वर्जन्स। इसके मुख्य कारण क्या थे? क्या तलवार के जोर पर धर्म बदला जाता था? कन्वर्जन बाय फोर्स? देखिए, कुल मिलाकर धर्मांतरण सल्तनत की ताकत या बल प्रयोग से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं थे। मास कन्वर्जन्स बाय फोर्स वर नॉट द नॉर्म। क्यों? अगर वो चाहते तो कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की हिंदू आबादी सबसे पहले धर्मांतरित होती, क्योंकि वो सत्ता के केंद्र के सबसे करीब थे। पर ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम शासकों ने शायद महसूस किया कि हिंदू धर्म इतना मजबूत है कि उसे बल द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। हिंदुइज्म वाज डीपली एंट्रेंच्ड। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया ने एक बार कहा था,
कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं। बर्नी का भी मानना था कि बल प्रयोग का हिंदुओं पर कोई खास असर नहीं हुआ। फोर्स वॉज ऑफन काउंटर प्रोडक्टिव। तो फिर लोग धर्म क्यों बदलते थे? What were the real reasons? धर्मांतरण ज्यादातर व्यक्तिगत, पर्सनल, राजनीतिक लाभ, पॉलिटिकल एडवांटेज या आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक गेन की आशाओं के कारण होते थे, या किसी की सामाजिक स्थिति, सोशल पोजीशन में सुधार की इच्छा के कारण। मटीरियल एंड सोशल इंसेंटिव्स प्लेड अ बिग रोल। कोई और कारण? कभी-कभी जब कोई महत्वपूर्ण शासक या कबीलाई प्रमुख धर्मांतरित होता था, तो उसके अनुयायी भी उसका अनुसरण करते थे। लीडर कन्वर्टेड, सो डिड द फॉलोअर्स। कुछ क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी पंजाब, कश्मीर घाटी, पूर्वी बंगाल आदि में, जहां आदिवासी लोगों को कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, उन्होंने अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलकर शासक वर्ग के धर्म यानी इस्लाम को स्वीकार कर लिया। Socio-economic transitions were linked to conversion. और शहरों में तुर्कों द्वारा शुरू किए गए नए शिल्पों जैसे बुनकर, कागज बनाने वाले को अपनाने वाले कई कारीगर जो शासक वर्ग के संरक्षण, पेट्रोनेज पर निर्भर थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। Economic dependence led to conversion for some artisan groups. सूफी संतों की क्या भूमिका थी इसमें? Role of Sufis. सूफी संतों ने निश्चित रूप से एक भूमिका निभाई, हालांकि वे आमतौर पर सीधे धर्मांतरण कराने से नहीं जुड़े थे। They were generally not involved in proselytizing. वे अपने प्रवचनों में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का स्वागत करते थे। तो फिर उनका प्रभाव कैसे पड़ा? सूफी संतों के पवित्र चरित्र, सेंटली कैरेक्टर और उनके प्रेम और सहिष्णुता के संदेश ने इस्लाम के प्रति एक ग्रहणशील माहौल, रिसेप्टिव क्लाइमेट बनाया। दे क्रिएटेड गुडविल फॉर इस्लाम। लेकिन क्या निचली जातियों ने भेदभाव से बचने के लिए इस्लाम अपनाया? कास्ट ऑपरेशन एज अ रीजन? इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि निचली जातियों के बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदू समाज में भेदभाव के कारण या सूफी संतों के प्रभाव के कारण इस्लाम अपनाया। While it might have been a factor for some, there's no evidence of mass conversions solely due to caste oppression or Sufi influence. तो धर्मांतरण के पीछे कई कारण थे। हाँ, धर्मांतरण इस प्रकार व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक और कुछ मामलों में क्षेत्रीय कारकों का मिलाजुला परिणाम थे। It was a complex process with multiple factors. तो कुल मिलाकर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। हाँ। पश्चिम एशिया पर मंगोल आक्रमण के बाद कई मुस्लिम परिवार भागकर भारत आए। अफगानों का भी लगातार आना जाना लगा रहा, जो सेना में भर्ती होते थे या व्यापार करते थे। लोदी शासन के तहत अफगानों का एक और प्रवाह हुआ। इसके बावजूद भारत में मुसलमानों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम, कंपैरेटिवली स्मॉल रही। हिंदूज रिमेन्ड द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। और इसी पृष्ठभूमि में हमें आगे के संबंधों को समझना होगा। बिल्कुल, इसी पृष्ठभूमि में हिंदू मुस्लिम संबंधों की प्रकृति और दोनों के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझना होगा, जिसकी चर्चा हम शायद अगले सत्रों में करेंगे। बहुत विस्तृत और गहरी चर्चा हुई। दिल्ली सल्तनत के शासन, अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग हर पहलू को हमने छुआ। अब अगर मुख्य बातों, की टेकअवेज को संक्षेप में समेटना हो तो क्या होंगी? लेट्स समराइज। बिल्कुल, चलिए ऑडियो बुलेट पॉइंट्स में देख लेते हैं। शासन, सल्तनत शासन केंद्रीकृत था, सुल्तान सर्वोच्च था, पर उत्तराधिकार अनिश्चित था, जिससे अस्थिरता थी। खलीफा की स्वीकृति प्रतीकात्मक थी। हाँ। ठीक है। प्रशासन, वजीर राजस्व और आरिज़ मामलिक सैन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे। अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक ने दक्षता पर ध्यान दिया। दाग, हुलिया, नगद वेतन। अन्य विभाग भी थे, रिसालत, इंशा, बरीद, वकीलदार, कारखाने। ठीक है। स्थानीय शासन, इकता प्रणाली आधार थी। केंद्र और मुक्तिवली में तनाव रहता था। नीचे शिख, परगना थे। गांव में खुद, मुकद्दम, पटवारी थे। अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान, पर व्यापार, आंतरिक विदेशी, उद्योग, कपड़ा, धातु और शहरी जीवन, दिल्ली, दौलताबाद का विकास हुआ। मुद्रा, टंका, जीतल और संचार ने मदद की। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। अच्छा। समाज, भारी असमानताएं थीं। सुल्तान, अमीर, विलासिता में, आम किसान कारीगर का जीवन कठिन। दास प्रथा व्यापक थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। हिंदू समाज, जाति संरचना कठोर रही। महिलाओं की स्थिति मिलीजुली, संपत्ति अधिकार में सुधार, पर पर्दा प्रथा बढ़ी, बाल विवाह, सती जारी। हिंदू मुस्लिम संबंध, सामाजिक मेलजोल सीमित, पर प्रशासनिक आर्थिक जरूरतें संपर्क को अनिवार्य बनाती थीं। तनाव भी थे। राइट। राज्य की प्रकृति, औपचारिक रूप से इस्लामी, व्यवहार में सैन्यवादी, अभिजात्यवादी, सांसारिक, जहांदारी। उलेमा का नीति पर सीमित प्रभाव,
हिंदू जिम्मी थे, जजिया देते थे। राज्य विशेषाधिकार पर आधारित था। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, सीमाओं के भीतर सहिष्णुता, नए मंदिर निर्माण पर रोक, पुराने की मरम्मत की अनुमति। शांति काल में हिंदू धर्म पालन करते थे। धर्मांतरण मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से, बल प्रयोग से कम। सूफी संतों ने माहौल बनाया। फैंटास्टिक समरी। ये वाकई एक गहन सत्र था। मुझे लगता है सल्तनत काल की जटिलताओं, शासन, समाज, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए इसे दोबारा जरूर सुनना चाहिए। हाँ, रिवीजन जरूरी है। और हाँ, सुनते समय महत्वपूर्ण शब्दों इक्ता, वजीर, टंका, जीतल, जिम्मी, जजिया, दाग, हुलिया, खुद, मुकद्दम, जवाबित, जहांदारी और अवधारणाओं के नोट्स बनाना बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल। ये विस्तृत समझ न केवल यूपीएससी परीक्षा में, खासकर प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 और मेंस जीएस पेपर 1 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके अंक बढ़ाएगी, हाँ, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे मध्यकालीन भारत के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं आज भी किसी न किसी रूप में प्रासंगिक हैं। ये आपको शासन, गवर्नेंस, विविधता, डाइवर्सिटी और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज जैसे मुद्दों पर एक गहरी और नुआंस्ड अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। दिल्ली सल्तनत का अध्ययन पहली बार में थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है। इतने सारे नाम, इतनी सारी व्यवस्थाएं, लेकिन यह भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ है, अ टर्निंग पॉइंट। इसे गहराई से समझना आपको न केवल एक सफल उम्मीदवार बनाएगा, बल्कि एक अधिक जागरूक नागरिक भी। तो अपनी तैयारी में पूरी जान लगा दीजिए, हर डिटेल महत्वपूर्ण है। कीप गोइंग। और अगर आपको दिल्ली सल्तनत का यह संपूर्ण विश्लेषण उपयोगी लगा, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को अपना प्यार दें। सपोर्ट जरूरी है। हाँ बिल्कुल, प्लीज इसे लाइक करें, इस वीडियो को अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों और विचार जरूर साझा करें, और हाँ, अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सक्रियता, आपका एंगेजमेंट ही हमें यूपीएससी के लिए ऐसी ही और डिटेल्ड, हाई क्वालिटी सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।